हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसी पर आधारित खान सर का या प्रैक्टिस सेट नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर या 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो वहां से आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण या सेट है और यह 2024 में अभी इसका एग्जाम होगा। तो अपना तैयारी पुख्ता रखिए और डेली एक एक प्रैक्टिस सेट को डाला जाता है और उसके साथ साथ और सारा जो वीडियो होता है स्टैटिक जीके वगैरह भी वो डाला जाता है। तो आप लोग वहां से चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न है कि हेरोडोटस, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, सही है। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखे हैं और वहीं पर मेगास्थनीज या इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वहीं पर पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था यह नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ना, यह अस्मक है, ठीक है। और महाजनपद यह इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद की जानकारी किससे प्राप्त होती है? 16 महाजनपद था, तो जिसमें प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुलाम वंश से, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, सही है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। यह सभी कथन इसका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम, यानी विजयनगर पर जो शासन किया था वंश, उसका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें इसका सही क्रम हो जाएगा पहले संगम, उसके बाद सुलु, उसके बाद तुलु, उसके बाद अराविडु। और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर इसका स्थापना किया था हम्पी, कर्नाटक में। इसकी राजधानी हम्पी थी। अगला प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना है। तो दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापना किया गया। उसी का 1 साल बाद इलाही संवत की स्थापना 1583 में किया गया। अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित 1585 में किया, जबकि इबादत खाने की स्थापना 1565 दिया हुआ, या गलत है, 1575 में किया था, 1575 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी और खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसमें सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो पंजाब में जब कुका आंदोलन राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ था, उस समय ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार करना है। गलत कथन पर विचार करना है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा, देखिए मराठा है तो मराठी भाषा में नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा में, और केसरी मराठी भाषा में निकाले गए, सही है। और 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव यानी 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत हुआ, यह भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। में से कोई गलत नहीं है, सभी कथन सही है।
अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया। तो चौरी चौरा कांड, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, 4 फरवरी या 5 फरवरी, दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारा बुक जो 5 फरवरी 1922 को लेता है चौरी चौरा कांड, लेकिन कुछ कुछ किताब अभी 4 फरवरी को लेने लगा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है, या 4 फरवरी रहे या 5 फरवरी रहे। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को ले लिया। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज हेनरी कार्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। अंग्रेज हेनरी कार्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षता बंबई में 1904 ईस्वी में किया था। बंबई के अधिवेशन जो 1904 में हुआ था उसी की अध्यक्षता अंग्रेज हेनरी कार्टर ने किया था। अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था तो जॉर्ज यूले था, जॉर्ज यूले था। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो यह मेटरनिख का कथन है, मेटरनिख का कथन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिख का है। यह विश्व इतिहास से रिलेटेड एक प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं है बताना है। चांगला यह जम्मू कश्मीर में है, दर्रा है सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है, और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग भी अरुणाचल प्रदेश में है, या बिहार दरोगा में दिहांग पूछ लिया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और सेला या सेला जो उत्तराखंड दिया हुआ है, सेला गलत हो जाएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, एपी अरुणाचल प्रदेश में, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कौन नहीं है। तो यह पंजाब का जो भाग है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। बहुपति यानी एक से ज्यादा पति की विवाह की प्रथा को मानता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा टोडा, टोडा जनजाति। और यह टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो यह तमिलनाडु में करती है, तमिलनाडु में यह निवास करती है। अगला प्रश्न है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा बी, पहले गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी आपका गोदावरी हो जाएगा, और ऐसे पूरे भारत में पूछे तो गंगा हो जाएगा, और बहाव की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और पूछेगा कि गोदावरी वृद्ध गंगा या भारत गंगा, भारत गंगा, ठीक है। तो यह गोदावरी होगा, लेकिन भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहे, दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस मृदा को सिंचाई कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है। तो इसमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ना, बैसाल चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। बैसाल चट्टान के टूटने फूटने से काली नदी का निर्माण हुआ है, ठीक है, काली मिट्टी का, सॉरी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। चंबल घाटी, देखिए गांधी सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर जो घाटी परियोजना है यह चंबल नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और 2 हो जाएगा, यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि नगदी फसल से सम्मिलित इसमें से कौन नहीं है। नगदी फसल, तो देखिए नगदी फसल में आपका गन्ना, जूट, कपास आ जाएगा, लेकिन गेहूं जो है ना, या रबी फसल में आ जाएगा, रबी फसल में गेहूं आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। मलाज जो खंड है किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो यह तांबा से संबंधित है, तांबा उत्पादन से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शरीर में अगर तांबा की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो बिल्सन रोग हो जाता है, बिल्सन रोग हो जाता है, बिल्सन रोग। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको सुमेलित को आपको चयन करना है, कुटी 1 को कुटी 2 से मिलान करना है। एक तरफ नाभिकीय शक्ति है, एक तरफ राज है। जैसे कोटा, कोटा कहाँ है तो यह राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है तो तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है तो यह गुजरात में है। नौरौरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में है। नौरौरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भारतवर्ष में अधिनियम और एक तरफ उसके पारित हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो बताना है आपको, देखिए वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन संरक्षण जो अधिनियम था 1980 में
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में सामने सामने सही सही दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी में हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, बृहस्पति सबसे बड़ा जो ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला शुक्र है, ठीक है, लेकिन सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल दिया हुआ है जो गलत है, या शनि हो जाएगा। शनि जो है ना सबसे मंदतम गति वाला सौरमंडल का ग्रह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर का जलधारा नहीं है? तो अगुलहास, मोजाम्बिक और दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा जो है, लेकिन बेंगुएला जो जलधारा है यह दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और सूचियां थी? तो मूल संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 22 भाग है, उपभाग को मिलाकर 25 हो गया है और 448 से प्लस उपभाग को और उप अनुच्छेद को मिलाकर 448 से ज्यादा अनुच्छेद हो गया है, नहीं 450 मान सकते हैं, और 12 अनुसूची हो सकता है, ठीक है, हो गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो यह हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए तो राज्य का नीति निर्देशक तो संविधान आयरलैंड के लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारत ग्रहण किया आयरलैंड से, लेकिन इसमें है कि आयरलैंड देखिए आयरलैंड से लिया गया, और नीति निर्देशकता तो है ना, या भारत में कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन शांति करता है, तो अनुच्छेद 51 में है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को बनाए रखता है, ठीक है, लेकिन वहीं कह दे कि 51 के का तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, यह इसमें योग्यता नहीं है, अनपढ़ भी होगा तब भी चलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाला है, उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसमें से आपको बताना है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, जिनको संसद का किसी सदस्य, संसद के दोनों में से उच्च सदन और निम्न सदन, कोई सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी वह किसी में भाग ले सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत ये वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन संबोधित कर सकते हैं संसद को, भारत के महान्यायवादी, और ये भारत के विधि अधिकारी सबसे उच्च विधि अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ लोकसभा में स्थान है। आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटों की संख्या है, असम में 13 दिया हुआ है, असम में 14 है लोकसभा सीटों की संख्या, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है, तो बिहार में कितना है? 40 है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम जो गलत दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेखानुदान बना है, लेखानुदान किससे बना है? तो जो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत दिया हुआ है, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो है ना, यह पायस इमल्सन का उदाहरण है, पायस इमल्सन का उदाहरण है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी जो व्याख्या किससे द्वारा की जा सकती है? तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देख, जब अगर किसी
बोतल में अगर पानी रखा हुआ, उसमें सिक्का रखा हुआ, सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, छड़ थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, सब अपवर्तन के कारण ही होता है। और हीरा जो चमकता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तोलक जिनका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, यह प्रथम श्रेणी का होगा। जो उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा और 1 से बराबर होगा, वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। और उत्तोलक क्या है? मतलब एक साधारण मशीन होता है, साधारण मशीन होता है जो आपके काम को आसान बना देता है, उसी को उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार का, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक होता है। और किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपकरण का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी, न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो हंसाने वाली गैस जो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, जिसका सूत्र N2O होता है। N2O जिसका खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो जो अक्रिय गैसों में सबसे जो भारी गैस होता है रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो चेन बनाता है वो जिनॉन होता है, जिनॉन। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? क्रायोलाइट, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। Na3AlF6 इसका फॉर्मूला होता है, Na3AlF6 इसका फॉर्मूला होता है, Na3AlF6। ठीक, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सोडियम पहले लगा है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नीरी, तो यह नागपुर में है, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि URL का विस्तृत रूप क्या होता है? तो यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स को गॉस से मापते हैं, गॉस से। प्रेशर को पास्कल से, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस से। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो गॉस से मापा जाता है, गॉस से। अगला प्रश्न है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। जो अभिकेंद्र बल होता है ना, सदैव कार्य करता है, तो यह आपका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न था। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ना 310 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। जो त्रिकोष्ठीय जो हृदय होता है किसमें पाया जाता है? तो यह उभयचरों में पाया जाता है, उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। गोल्डन चावल में प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन चावल एक प्रचुर जो स्रोत है विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि क्रसेरोकुरजु स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो स्पाइनल कोड में जो होती है ना, या 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से हमारी रक्षा WBC करता है, WBC करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, लीवर है। और वहीं पर आपका कहते हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होता है, सबसे बड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से हो जाता है। और लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में काम आता है? तो जैव उर्वरक के रूप में काम साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम फफूंद, फंगिस है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा, सबसे कठोर धातु और तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर दिया हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, इसमें से बताना यह क्या है? तो देखिए
इसमें से आप घटाइएगा तो इसमें 16 आएगा, इसमें भी 16, इसमें 16, तो क्या हो जाएगा, इसमें आइसोटोन्स हो जाएगा। यह आइसोटोन्स का एक प्रकार दिया हुआ है, आइसोटोन्स का एक उदाहरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें किया गया था प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यह जलगोड़ा में है। कहाँ है? जलगोड़ा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? यामिनी कृष्ण मूर्ति तो यह कुचिपुड़ी की है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। मणिपुरी तो मणिपुर का है। अगला प्रश्न है कि गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है, नारायण घाट है, नारायण घाट है। और महात्मा गांधी का राजघाट है। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वहीं पर स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वहीं पर एनी बेसेंट प्रथम भारतीय है, प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय नहीं है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो यह 1969 से दिया जा रहा है, लेकिन इसका स्थापना पूछे तो 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। अर्थशास्त्र छह से क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है, 1901 ईस्वी से, जिसमें से जो आपका नोबेल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, बाद बाकी सभी स्टॉकहोम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है, कादम्बरी के लेखक बार्नभट्ट है, 49 डेज के अमृता प्रीतम है, सही है। जबकि परिमल के खुशवंशी दिया हुआ है, खुशवंशी और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लिखे हुए हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन परिमल के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखे हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल पुस्तक लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस या 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी रोज मिलियन बैथ्यू। वर्तमान में आपसे पूछे कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है, मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी दोहा, निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? तो कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, कतर की राजधानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? तो यह किया गया था 15 अगस्त 1987 में। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि 25 अप्रैल 1982 को ही रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा चुका है, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका 15 अगस्त 1987 दिया हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यूनेस्को से शामिल में हट गया था अमेरिका, वर्तमान में फिर अमेरिका जुट गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, पेरिस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है, बताना है। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, यह लिखे हुए हैं, सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यह मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया, सही है। और गस्ट एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवाड, यह आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया है। इसमें से सभी आपका सही हो जाएगा। हाला नहीं, निम्नलिखित में से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन केंद्रीय सड़क मंत्री किए हैं जम्मू कश्मीर में। और पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया जा रहा है? तो यह अमरेली कहाँ है आपका? तो यह गुजरात में है। अमरेली में किया जा रहा है, गुजरात राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो 120 मीटर मापे होंगे, तो 120 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर बढ़ गया होगा, तो क्या हो जाएगा? मतलब 3 मीटर 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 360 सेंटीमीटर बढ़ गया। 120 मीटर मापना था, 3 सेंटीमीटर हर में बढ़ा है, तो 360 सेंटीमीटर बढ़ा, तो यानी क्या 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 120 था, तो क्या हो जाएगा 123 मीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आसान प्रश्न था।
अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले 15 चौका 60, 600 वर्ष था, ठीक है। 10 और आ गया, तब 40 10 50 हो गया, और 50 के जगह पर क्या हो जाएगा, 15 से 15.02 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद उसमें से घटा लीजिएगा, तो नया छात्रों की औसत हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गया। तो मान लीजिए कि पहले 100 था तो अब 90 हो गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 90 से मतलब आपको कि 100 लाने के लिए कितना होगा, 10 होगा, 90 है ना, तो 10 कितना पर, 90 पर, तो 100 कितना आपका हो जाएगा, कितना 11.1/9% आपको कमी करना होगा। 10% कमी कर, इतना वृद्धि करना होगा, 11.1/9% वृद्धि करना होगा, ताकि आपके खर्च पर कोई नहीं, कुछ खर्च नहीं घटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 4800 रुपए का चावल खरीदा। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% की हानि पर, देखिए तो 4800 का 3/4 भाग 10% की हानि पर, यानी 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 से 12 चौका 48 काटिए और गुना कीजिए, जितना आएगा, और प्लस अब देखिए अब बच गया कितना, तथा शेष भाग 10% के लाभ पर, तो 4800 शेष भाग 3/4 बेच दिया तो 1/4 बचा, 1/4 गुना 110/100, इसको काटिए और दोनों को घटाइए, और उस जितना आएगा उसमें से आप लाभ हानि का निकाल दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5% की हानि होगा। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी के पास कुल आपका 7260 रुपया है। ए का 4/, ए का देखिए यहां से निकालिए, ए और बी का भाग निकालिए, तो ए का 4/15 भाग है और बी का 2/5 भाग है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको बराबर कीजिए, तो 15 नीचे को 15 करने के लिए ऊपर 3 से नीचे ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 15 कट खत्म हो गया, तो 6 हो गया, वो 4 हो गया, 6 और 4, तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 है तो इसको, और 4 है तो इसको 3 कर दीजिए, उसको 2 कर दीजिए, यानी 5 का मान आपको दिया हुआ है 7260 रुपया। तो एक का मान आपको क्या, 7260, एक का मान निकाल दीजिए, उसके पास बी से पूछ रहा है, तो बी यहां पर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी 2904 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बटा बी इजकल टू 2/3 हो जाएगा, 3 का मान निकाल लीजिएगा, 2904 आ जाएगा। अगला प्रश्न करें कि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर घंटा की वृद्धि कर दी जाए, तो रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की यात्रा को 2 घंटे में कम में कर लेता है। देखिए 300, इसमें ऑप्शन उठा के बनाइएगा, 300 किलोमीटर है, मान लीजिए कि 25 से चला रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उठा रहे हैं, तो 25 छक 150 और 25 छक 150, यानी 12 घंटा आएगा, ठीक है। अब करें कि 5 किलोमीटर कम कर देंगे, तो 300 को अब 20 के चाल से चलाएंगे तो कितना आएगा, 15 20 आएगा ना, तो 25 उठाया था, 300 को यहाँ क्या करें कि वो वृद्धि कर देते हैं, यहाँ 20 के 25 के जगह 30 हो जाएगा, तो 10 घंटा आ गया, 2 घंटा का अंतर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, देखिए 5000 का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर से और एक कुछ भाग 9%। तो देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन का प्रश्न है, मेंसुरेशन लगा दिए, एक तरफ 6%, एक तरफ 9%, और इधर कह रहा है कि 390 रुपये 1 साल के बाद, तो 390 गुना 100 बटा में 5000 गुना साल है, तो 1 वर्ष के लिए है, तो 1 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये बीच में आ जाएगा 39/5, इधर से घटाइए इधर से, ठीक है। तो यहाँ घटेगा तो 9 × 5 = 45, 45 में से 39 गया, तो यहाँ आएगा 6/5 सब में रहेगा, और इधर आएगा 6 × 5 = 30, 9 आ जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न है कि किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो उसी पर साधारण ब्याज आपको बताना है। देखिए तो 12.5% तो साधारण ब्याज निकालिए, और जितना आएगा तो अब कितना, 12 दूना 25, यानी इतना में जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका मान इतना रहेगा, तो 25% का मान निकाल दीजिएगा, कितना आएगा, ठीक है। चलिए
तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर 160 आ जाएगा, इसका बना लीजिएगा। और एक बेलन के आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है और इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म कर दीजिए तो 80 अभी 100 और 100 बटा 20, 20 25 100, 5:1 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बनाना है तो इसमें बना दीजिएगा इसको, एक इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश का देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्जिलरेशन बोलते हैं, एक्जिलरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन अपोजिट बताना है, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। रिलुसेंट का मतलब क्या होता है? तो रिलुसेंट का जो मतलब होता है यह आपका हो जाएगा इनक्लाइंड हो जाएगा, इनक्लाइंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज द आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। तो द कैट वाज लास्टली सी इन द बैकयार्ड, तो इसका हो जाएगा द कैट वाज लास्ट सीन इन द बैकयार्ड हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कन्वीनियंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही है, स्पेलिंग भी सही है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द बताना है। एडवांटेज का मतलब होता है बुन हो जाएगा, बुन। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो यानी शब्द के आदि में यानी शुरुआत में, और प्रत्यय रहेगा तो शब्द के अंत में। और लड़का पेड़ से गिरा तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलगाव का बोध हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिर रहा है या अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। कारक का भेद जो होता है ना 8 होता है, उसी में से लड़का पेड़ से गिरा अपदान कारक हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद करना है तो महाजोर इंद्र हो जाएगा, महाजोर इंद्र हो जाएगा। बारहसिंगा, बारहसिंगा में कौन सा समास है? तो बारहसिंगा एक बहुब्रीहि समास है। बारहसिंगा क्या होता है? एक अपना मीनिंग बताता है। बारहसिंगा एक विशेष प्रकार का जानवर है, ठीक है, तो बता रहा है ये बारहसिंगा अपना अर्थ बता रहा है, एक नया अर्थ बता रहा है कि जानवर, ठीक है। बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा शब्द का प्रवाची शब्द जो है ना गलत है? कमल, जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, बिना सही है। सूर्य, दिवस, याम, वासर, यह सूर्य का नहीं है, दिन का दिया हुआ है, ठीक है, दिन का प्रवाची शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये 100 प्रश्नों में से टोटल आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है, और मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग का मार्क्स आ रहा है। अगर आप इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से इसको बनाइए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मार्क्स कितना आ रहा है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार ही सेट बनाइए, जितना सेट होगा उतना बनाइए, ठीक है। अपना तैयारी पुख्ता रखिए, जनवरी फरवरी तक एग्जाम हो जाए।